तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को एंशियंट हिस्ट्री के। हमारा पिछला चैप्टर तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का कंप्लीट हो चुका है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं वैदिक पीरियड का। और वैदिक पीरियड में हम इसको पूरे चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक इसका पार्ट होता है ऋग्वेदिक और दूसरा होता है लेटर वैदिक पीरियड। दोनों को हम करेंगे और बहुत ही डिटेल में करेंगे। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं। और ख़ास बात इससे ये है कि इसमें जो आप पढ़ेंगे ऋग्वेदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में, इन दोनों में आप जो पढ़ेंगे ये कहीं न कहीं पूरे एंशियंट हिस्ट्री का बेस रहेगा। पूरे एंशियंट हिस्ट्री का बेस रहेगा। और दोनों में आप जो भी पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री का बेस रहेगा। क्यों? क्योंकि यहीं से जो कमियां होंगी उससे निकलकर बुद्धिज्म और जैनिज्म आएगा। उससे निकलकर बुद्धिज्म और जैनिज्म यहीं से निकल कर आएगा। उसके अलावा बुद्धिज्म और जैनिज्म का जब कुछ कमियां होंगी तो वहाँ सर फिर गुप्ता पीरियड आ जाएगा। बुद्धिज्म को फॉलो करते हुए मौर्यन अशोका ने पूरा बुद्धिज्म फॉलो किया अपनी लाइफ में एक तरीके से, तो वहाँ पर मौर्य ने जाएगा। कुछ ऐसे रूलर भी हुए जिन्होंने जैनिज्म को प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्शन दिया। ठीक है। तो पूरी एंशियंट हिस्ट्री कहीं न कहीं इसी वैदिक और ऋग्वेदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड या कहें ओवरऑल इस वैदिक पीरियड पर घूमती है। ठीक है। और ये तो रही बात सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप रियलिटी में इंडिया की बेसिक फिलॉसफी को समझना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए भी आपको वैदिक पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारी रूट जो जड़ें हैं वो यहीं पर हैं। यहीं सर चीजें निकली हुई हैं जो आगे चलकर अलग अलग रूपों में बदलते हुए आज के समय में हमको देखने को मिलती हैं। आज जब आप इसको पढ़ेंगे और जब आज की चीज़ों को पढ़ेंगे तब आप खुद रियलाइज करेंगे कि जो हमारा ओरिजिनल था उससे तो हम कितना डेविएट आज की डेट में हो चुके हैं। ठीक है। और किस तरीके से बदलाव आते गए हैं। कौन सही कौन गलत इस पे कोई डिबेट नहीं होगा। सब सही है सब गलत है वो सब अपनी जगह है। लेकिन हम यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे। क्या फैक्ट हैं, क्या किस लिए क्या चीज़ें हुई। और दूसरी चीज़, अपने दिमाग से एक चीज़ को आज निकाल दीजिए कि हिस्ट्री जो है रटने की चीज़ है। हिस्ट्री जैसा कनेक्टिंग टॉपिक कोई है ही नहीं। हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो चीज़ें आपको ऋग्वेद में मिलेंगी वही चीज़ें आपको लेटर वैदिक में मिलेंगी, लेकिन थोड़ी सी इम्प्रूव्ड वर्जन में मिलेंगी। समाज में जो बदलाव आएंगे उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बदल जाएंगी। यहाँ से जब आप महाजनपद पीरियड में जाएंगे तो वहाँ पर भी कनेक्टिविटी मिलेगी। तो हर चीज़ें एक दूसरे से पूरी तरह से लिंक्ड हैं। अगर आप किसी एक चैप्टर को छोड़ते हैं और दूसरा सोचते हैं कि याद कर लेंगे, तो आप याद तो जरूर कर लेंगे लेकिन कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। लेकिन अगर एक दूसरे के लिंक को आपने समझा है, डॉट्स को कनेक्ट किया है, तब आप आराम से पूरे हिस्ट्री को आपको बिना याद किए, आपको कोई ना डेट याद करने की जरूरत है ना कुछ याद करने की जरूरत है, केवल टाइम फ्रेम से कि हाँ इस समय तो ये हो ही नहीं सकता है, इस समय ये हुआ होगा, आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। चाहे ऑब्जेक्टिव के हों चाहे सब्जेक्टिव के हों। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। चलिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वैदिक पीरियड की, तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है? इसका टाइम पीरियड होता है 1500 से लेकर 600 बीसी तक का। 1500 से लेकर 600 बीसी तक का इसका टाइम पीरियड है। अब कुछ लोग में अगर बीसी में थोड़ा सा कंफ्यूज है तो समझ लीजिए हम लोग हर जगह इंग्लिश कैलेंडर ही फॉलो करते हैं। जिस वर्ष जीसस का जन्म हुआ उससे पहले का समय बिफोर क्राइस्ट या बीसी कहा जाता है, उसके बाद का समय एडी कहा जाता है। ठीक है। तो समझ लीजिए अगर ये जीरो है तो -1 -2 ये सारे क्या होंगे, ये सब ये बीसी हैं। और ये इधर में 1 2 जो आते हैं वो एडी हैं। तो किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो समझ लीजिएगा। खैर, टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो 1500 से 600 बीसी तक का समय, 1500 बीसी से 600 बीसी तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो किसका है?
वैदिक पीरियड का है। ठीक है, अब इस फर्दर 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का जो समय है, इसको हम कहते हैं ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड। और 1000 से लेकर 600 बीसी तक का जो टाइम पीरियड होता है, इसको हम कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, 1500 से 1000 ऋग्वैदिक काल और 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड। एक छोटा सा पॉइंट आप ध्यान रखिए, इससे पहले जब हम चैप्टर कर रहे थे, क्या कर रहे थे, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सी से सिविलाइजेशन। यहां हम पीरियड लिख रहे हैं, वहां हम सिविलाइजेशन लिख रहे हैं। तो इसका एक कारण है, सिविलाइजेशन तब होता है जब कोई बहुत बड़े एरिया पर फैल जाए, बहुत बड़े भूभाग पर फैले। लेकिन ये इंडस वैली सिविलाइजेशन तो 3 देशों में हमने देखा था, इसका एक्सटेंशन था। लेकिन वैदिक पीरियड में वैदिक कल्चर जो था, वैदिक संस्कृति जो थी, वो बहुत बड़े भूभाग पर नहीं फैली हुई थी, बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया पर नहीं फैली हुई थी। इसका कंसंट्रेशन जो था, एक फोकस जो था, लोकस जो था, एक लिमिटेड एरिया पर ही था। इसीलिए ये पीरियड के नाम से जाना जाता है, ना कि सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और इसका टाइम ड्यूरेशन भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अधिक था, 3500 से शुरुआत हो गया था 1750। भले 3 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन टाइम फ्रेम भी इसका कहीं अधिक था। ठीक है, और बड़े भूभाग पर फैला हुआ था। तो 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, कौन कौन से, पूरे वैदिक पीरियड को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2। कौन कौन से होते हैं, लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल, और वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक पीरियड। ठीक है, इसका टाइम फ्रेम 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी, और इसका टाइम फ्रेम क्या होता है, 1000 होगा ये, सॉरी, 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी। ठीक है, और ओवरऑल क्या हो गया, 1500 से लेकर 600 बीसी। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुई एक बेसिक टाइम डिवीजन की बात। अब हम थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि कौन थे ये लोग। सबसे पहले पता समझना चाहिए कि आखिर ये वैदिक पीरियड या वैदिक कल्चर आया कैसे। तो इनके जो निवासी थे उनको कहते थे आर्य। क्या कहते थे, आर्य। महाभारत वगैरह सुनते होंगे तो आप बड़ा इस वर्ड को सुने होंगे, आर्य या आर्यंस। ठीक है, तो ये आर्य हुआ करते थे, या फिर इंग्लिश में कह लीजिए तो आर्यंस हुआ करते थे, जिसका मतलब क्या था कि ये एक जैसी भाषा बोलने वाले, सेम लैंग्वेज बोलने वाले, एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे दिखने वाले, फिजिकली एक जैसे दिखने वाले लोग हुआ करते थे। और इस आर्य से मतलब कोई रेस या कास्ट से मतलब नहीं था, यहां पर इसका मतलब था श्रेष्ठ, मतलब लोग, मतलब जो बहुत ही, मतलब अब सुपीरियर पर्सन है, उसका मतलब ये था। ये सुपीरियर पर्सन कहे जाते थे जिनकी लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम थी, जिनकी कदकाठी, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम हुआ करता था। ठीक है, तो ये लोग तो यहाँ रहने वाले आर्य हुआ करते थे। क्वेश्चन ये उठता है कि आर्य ये भारत में शुरू से थे या कहीं और से आए थे। तो इसके बारे में अलग अलग जो स्कॉलर्स रहे हैं उनके अपने अपने मत रहे हैं, अपने अपने विचार रहे हैं, अपने अपने थॉट्स रहे हैं। जिसमें से 3 लोग के थॉट बहुत ही मेन है, जिसको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 3 में से फर्दर 1 लोग और निकल कर आएंगे जिनका मेन है, जिसका माना जाता है। ये 3 कौन है, ये एक कौन है, और बाकी लोग कौन है, ये भी देखेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी ने ये नहीं कहा है कि खुद यहीं के रहने वाले थे, ऐसा किसी का मानना नहीं है। तो ये जो आर्य थे, आए तो दूसरी जगह से ही थे। ठीक है, आए दूसरी जगह से थे, कहाँ से आए थे उसको समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। वैदिक शब्द किससे बना है, वेद से बना है। वेद शब्द विद से बना है, वेद
और वेद का अर्थ होता है प्रकाशमय ज्ञान, मतलब जो इनलाइटेड है, इनलाइटमेंट, अपने आप में लाइट से भरा हुआ, वही उसका मतलब है। 1500 से 600 बीसी इसका टाइम ड्यूरेशन है। ये वाला जो रीजन था, यहीं पर इनका फैलाव था अर्ली वैदिक पीरियड में, या फिर ऋग वैदिक पीरियड को ही अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं। यहाँ पर इनका फैलाव हुआ करता था इस छोटे से रीजन में। ठीक है, कंपेयर करेंगे आप आईबीसी से तो उससे कम ही है ये। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि किसने क्या क्या कहा। वर्ड आर्यन लिटरली मीन्स हाई बर्थ बट जनरली रिफर्स टू लैंग्वेज, दो सम यूजेस इट एज रेस, बट रेस को एक्चुअली नहीं माना गया है। ठीक है, तो तीन लोग थे जिन्होंने माना कि कहाँ से आए हैं, उसमें स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद, बाल गंगाधर तिलक, तिलक और मैक्स मुलर। ये जो तीन लोग हैं, इन तीन लोगों के विचार सबसे मेन समझे जाते हैं, जाने जाते हैं, जिनके विचार पूछे जाते हैं एग्जाम में और सबसे कई बार पूछे जाते हैं। हालांकि उसके अलावा भी कई लोगों ने कहा है, लेकिन ये तीन मेन है। बाल गंगाधर ने क्या कहा कि ये आर्कटिक रीजन से हैं। इसी तरह से मैक्स मुलर ने सेंट्रल एशिया, एसी दास ने सप्त सिंधु, दयानंद सरस्वती ने तिब्बतन रीजन, विलियम जोन्स ने यूरोप, पी जाइल्स ने हंगरी जर्मन प्लेन से, प्रोफेसर पेनका ने कहा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इन तीनों पर फोकस करते हैं। किस पे, किस पे? बाल गंगाधर तिलक पे, दयानंद सरस्वती पे और मैक्स मुलर पे। एक चीज को याद रखिएगा, जो मैक्स मुलर हैं, इन्होंने जो बात कहा इसको इन्होंने पूरे प्रूफ के साथ में कहा है, और फाइनल जो है वो इन्हीं का माना जाता है, फाइनल इन्हीं का माना जाता है। ठीक है, और जो लोग नए हैं, एक काम थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा, प्रेप लर्न एडू सेंटर नाम से ही यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस और जो करंट के टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं वो, और कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो यहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं वो भी वहाँ पर मेंशन कर दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके अलावा आप ऐप पर भी और अदर सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे डिटेल वहाँ पर अवेलेबल हैं। इसी नाम से प्ले स्टोर पे आपको ऐप भी मिल जाएगा, तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और यूपी जो यूट्यूब चैनल है वो भी प्रेपलन एडू सेंटर के नाम से, उसको भी दे सकते हैं। ठीक है, तो खैर अपनी बात पे आते हैं हम लोग। मैक्स मुलर ने अपनी बातों को प्रूफ के साथ कहा है, और इनकी बातें कहीं ना कहीं ज़्यादा सही प्रतीत होती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जो रिलेवेंट माना जाता है इन्हीं का विचार माना जाता है, इन्हीं का विचार माना जाता है। इससे पहले कि इनके विचारों पर पहुंचे, इन दोनों लोगों की बात भी देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा है, इनकी एक बुक थी, कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। और अपनी इस बुक में इन्होंने क्या कहा कि ये जो आर्य थे, ये तिब्बत प्रदेश से आए, तिब्बतन प्लेस से आए थे। आपको हिमालय के ऊपर में तिब्बतन प्लेटू है ना, जो वहां से आए थे। ठीक है, तिब्बतन प्रदेश से ये लोग आए थे, इनका मानना था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। बाल गंगाधर तिलक जी इनको और ऊपर ले आते हैं। अपनी बुक आर्कटिक होम ऑफ वेदास, आर्कटिक होम ऑफ वेदास, आपको ये याद रखने हैं इनके बुक के नाम, दोनों के बुक के नाम आपको याद रखने हैं। बाल गंगाधर तिलक के आर्कटिक होम ऑफ वेदास, और स्वामी दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने कहा कि तिब्बतन से आए हैं, बाल गंगाधर ने कहा कि ये आर्क प्रदेश से आए थे, आर्कटिक एरिया से आए थे। आर्कटिक मतलब आपको पता है ना, ये ऊपर का जो रीजन है और नीचे का, नीचे अंटार्कटिक ऊपर में आर्कटिक। तो उनका मानना था ये इतनी दूर से आए थे, आर्कटिक प्रदेश से आए थे। ठीक है, ये ग्लोब में एकदम ऊपर में जो है, तो आर्कटिक होम ऑफ वेदास में इन्होंने कहा कि ये पूरे उत्तरी नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है ग्लोब में, तो ऊपर में जो ये आर्कटिक एरिया, यहाँ से इन्होंने बताया कि यहाँ से लोग आए थे। कहाँ पर बताया? आर्कटिक होम ऑफ वेदास। चूंकि दोनों भारतीय थे, भारतीय विचारक थे, इसलिए इन दोनों लोग के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि किस बुक में लिखा है, इन्होंने क्या कहा है। ठीक है, लेकिन जो मेन विचार दिए हैं, थॉट दिए हैं, उसको दिया है किसने? मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने क्या कहा? मैक्स मुलर जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे, और ये लैंग्वेजेस के बड़े ज्ञाता थे, भाषाओं के बड़े ज्ञाता थे, उसकी स्टडी करते रहते थे लैंग्वेजेस की।
और अपनी स्टडी के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि भारत में ये जो आर्य थे, ये कहाँ से आए थे? ये सेंट्रल एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया, यानी कि मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया का कौन सा प्रदेश है? अफगानिस्तान के ऊपर में आपको सेंट्रल एशिया, वो पांचों देश, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे एरिया जो मिलते हैं लगभग वहीं से ये आए थे। इसके पीछे उन्होंने तर्क वगैरह भी दिए जो काफी हद तक सही भी मालूम होते हैं। इन्होंने बताया कि देखिए, ये जो सेंट्रल एशिया के लोग हुआ करते थे, इनका जो प्रमुख ऑक्यूपेशन था वो एनिमल हस्बेंड्री था, पशु पालन था। सेंट्रल एशिया के जो लोग थे, एनिमल्स बड़े संख्या में पालते थे। एनिमल्स मुख्यतः इसमें गाय हुआ करती थी, लेकिन ये बड़ी संख्या में, बहुत ही हजारों लाखों की संख्या में पालते थे। और एनिमल्स अगर रहे तो उनका फूड क्या होगा? ग्रासलैंड्स ही होते हैं, घास ही होगा, घास के मैदान। तो इतने लाखों की संख्या में होने के कारण, हजारों की संख्या के कारण, जहां पर ये रहते थे, धीरे धीरे वहां पर ये ग्रासलैंड समाप्त होने लगते थे। तो ये क्या करते थे, थोड़े से घुमक्कड़ टाइप के थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर जाते थे। ठीक है। और इसी तरीके से मूव करते करते, अलग अलग देशों को होते होते, कुछ लोग कहीं रह गए, कुछ लोग कहीं रह गए, करते करते कुछ लोग यहां पर पहुंचे। कहां पर? भारत में। भारत में पहुंचे। ठीक है। और इसको प्रमाणित करते हुए कुछ और भी बातें इन्होंने बताई। इन्होंने किया, कहा टर्की में एक बोगस कोई अब लेख है। टर्की ने हाल ही में अपना नाम परिवर्तित करवा लिया है, कर लिया है। और ईरान में, इन दो स्थानों पर अभिलेख मिले हैं। क्या मिले हैं? इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं। और पहले यहाँ के जो लोग थे और यहाँ के जो लोग थे, इनके बीच में वार बहुत हुआ करता था, युद्ध बहुत हुआ करता था। एक बार दोनों लोग, पक्ष के लोग बैठते हैं, दोनों जो दोनों टीम्स थी एक तरीके से मिलकर बैठती हैं और कहती हैं यार हम लोगों ने बहुत लड़ाई कर ली, अब हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे। अब हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, बहुत हो गई लड़ाई वड़ाई। तो मान लीजिए इन्होंने कह दिया, एक टीम वाले ने कहा अरे ऐसे कह रहे हो, कल फिर लड़ने लगोगे। बोला नहीं भाई, हम नहीं लड़ेंगे, हम बात मान लो। तो दूसरे वाले ने कहा कि ठीक है, कुछ प्रूफ तो दो। तो कहा देखो, तुम्हारे गॉड और हमारे गॉड सेम हैं। तो इन्होंने चार भगवानों को एक तरीके से साक्षी मानते हुए, उनको एक तरीके से प्रूफ मानते हुए, चार भगवानों को, गॉड्स को, एक शपथ ली, एक ओथ ली कि आगे से हम युद्ध नहीं करेंगे, वॉर नहीं करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर ये लोग सेम थे, अलग अलग जगहों पर थे, एक यहाँ पर रह रहा है, एक यहाँ पर रह रहा है, लेकिन ये चार गॉड जो हैं, ये दोनों सेम हैं। ये दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है? मतलब कि दोनों एक जैसे गॉड को मान रहे हैं, मतलब सेम टाइप के पीपल रहे होंगे, सेम टाइप के पीपल रहे होंगे। और इन चार भगवानों में ही जब ऋग्वेद के जो देवताओं का वर्णन किया गया है, उनमें भी इनके नामों का उल्लेख है। मतलब ये कहा गया कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो मतलब ये लोग सेम पीपल थे जो एक जगह से दूसरी जगह से घूमते घूमते अलग अलग स्थानों पर बस गए, अलग अलग स्थानों पर बस गए। साथ में इन्होंने ऋग्वेद का, जो हमारा है, ऋग्वेद हमारा जो सबसे पुराना लिटरेचर है, वैसे ही ईरान का एक लिटरेचर है अवेस्ता। इन दोनों में भी बहुत सारी सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, गॉड के रूप में भी देखने को मिलती है। तो इन सिमिलरिटीज को देखते हुए भी इन्होंने कहा कि भाई ये दोनों लोग जो हैं, सब एक ही जगह से लोग आए थे, कहीं अलग अलग से नहीं थे। ऋग्वेद और अवेस्ता में भी बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। तो इन्होंने इसकी सिमिलरिटीज का भी प्रूफ दिया। एक और इन्होंने प्रूफ दिया। इन्होंने कहा चाहे आप जर्मन देखिए, चाहे आप फ्रांसीसी भाषा देखिए, चाहे आप इंग्लिश देखिए, चाहे आप इंडिया में ही भोजपुरी देख लीजिए, इनमें आपको लैंग्वेज में, चाहे संस्कृत आप देखिए, इन संस्कृत में, इन लैंग्वेजेस में कुछ वर्ड आपको थोड़े से सिमिलर मिल जाते हैं, सिमिलर वर्ड मिलते हैं। भाषा के अध्ययन करते थे ये, तो इन्होंने उसके कई सारे वर्ड्स को बताया और कहा कि देखिए इनमें सिमिलरिटी है।
इसका रीजन ये है कि ये लोग पहले जो थे ये सेंट्रल एशिया में एक ही लैंग्वेज को बोलते थे, और उस लैंग्वेज में भी बहुत क्या थी, एक तरीके से विविधता थी, डाइवर्सिटी थी। जैसे मान लीजिए हम सिर्फ हिंदी की ही बात कर लेते हैं, हरियाणा में जाते हैं तो वो भी हिंदी है लेकिन अलग टोन है, अलग भाव है। राजस्थान में जाते हैं तो अलग है, बिहार में जाते हैं अलग है, यूपी में चले जाइए, यूपी में पूर्वांचल में अलग मिलेगा, और वेस्ट यूपी में अलग मिलेगा, ईस्ट यूपी में अलग मिलेगा। ठीक है, तो ये एक ही लैंग्वेज में जैसे यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है, वैसे ही जब ये सेंट्रल एशिया में रहते थे तो वो एक भारोपी भाषा बोलते थे, उसमें भी इनके बहुत सारी डाइवर्सिटी थी, और अलग अलग रीजन में जब ये बसते चले गए तो वहाँ की वो लैंग्वेज बनती चली गई। तो इतने सारे प्रूफ देने के कारण ही इनकी बात को सही समझा जाता है, और माना जाता है कि ये जो आर्य थे ये कहाँ से आए थे, ये सेंट्रल एशिया से आए थे। इनका ओरिजिन कहाँ था, सेंट्रल एशिया में था, मतलब मध्य एशिया में था। इन्होंने अपनी बात को बताते हुए ये कहा। जर्मनी के भाषाविद विद्वान थे जो पूर्व के ज्ञान का अध्ययन करते थे, इन्होंने आर्यों को मध्य एशिया का निवासी बताया। ठीक है, तो अपने तर्क में इन्होंने वही सारी बातें कही, कौन कौन सी, कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे, यूरोप में बोली जाने वाली भाषाओं का अध्ययन किया, विश्व की 6-7 भाषाओं में बहुत समानता है। उन्होंने यह बताने का प्रयास किया यूरोप मध्य एशिया के रहने वाले थे जहां स्टेपीज घास के मैदान थे, ये लोग भारोपी भाषा बोलते थे और आर्य यहीं से आए थे। संस्कृत, फारसी, जर्मनी, पुर्तगाली, स्पेनिश भाषाओं में समानता है। भारत में जो आर्य आए उनकी पवित्र पुस्तक ऋग्वेद व ईरान की पुस्तक अवेस्ता में कई देवताओं के नाम भी समान है, जैसा कि अभी हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, अभी हमने इन्हीं सब बातों को लिखा है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। आर्य घुमंतु प्रवृत्ति के थे, पशुपालन पर थे, हजारों की संख्या में पशुपालन करते थे, घास के मैदान आवश्यक थे, एक दूसरी जगह पे शिफ्ट करते थे, जहां जाते थे वहां निशान छोड़ते थे। टर्की में अनाटोलिया और स्थान है, अनातोलिया में बोगस कोई इंस्क्रिप्शन है, इराक में कसाइट अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, जिनमें कुछ देवताओं की बात की गई है और इन देवताओं में समानता है। ठीक है, इन 4 देवताओं में समानता पाई जाती है, जिसके आधार पर यह कहा गया कि दोनों जगह के देवता समान थे। कौन कौन से थे, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। एक चीज याद रखिएगा कि इसमें अग्नि का नाम नहीं है, अग्नि का नाम नहीं है, याद रखिए, क्योंकि अग्नि यहाँ पर बहुत जगह आएंगे और आपको लगेगा कि यहाँ पर भी अग्नि होंगे, लेकिन यहाँ पर अग्नि नहीं है। तो फाइनली ये माना गया कि आर्य जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। अब हमारा चैप्टर शुरू होगा, और जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि हम ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक या ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम ऋग्वेदिक से शुरू करेंगे, जिसका टाइम फ्रेम क्या होगा, 1500 बीसी से 1000 बीसी, जिसमें हमको इनके सोर्सेस के बारे में पढ़ना होगा, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के विषय में पढ़ना होगा, इकोनॉमिकल लाइफ, सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ के विषय में पढ़ना होगा। ठीक है, इनका जो लिटरेचर है उसका डिटेल जो है, डिटेल हम यहाँ पर बेसिक तो ऐसे बातें कर लेंगे, लेकिन बहुत ही डिटेल हमारा आर्ट एंड कल्चर के लिटरेचर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल वहाँ पर हम पढ़ेंगे। यहाँ पर भी बेसिक जितना रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक नीड है, उसको तो कवर कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम सोर्स की बात करते हैं, आपको अपनी पहली क्लास थोड़ी सी याद होगी, हमने क्या कहा था कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड जो हमारा था उसमें क्या था, या तो लिटरेचर वाले हमारे पास प्रूफ थे या फिर हमारे पास आर्कियोलॉजिकल प्रूफ थे। लेकिन इस समय के जो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ हैं वो लिटरेचर को पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं करते हैं। तो जो ऋग वैदिक पीरियड के बारे में जानने का या उत्तर वैदिक पीरियड के बारे में जानने का जो प्रमुख सोर्स है वो क्या है, लिटरेचर यानी कि साहित्य। और इस समय 4 प्रमुख वेद लिखे गए थे। कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद।
जिसमें से ये 3 वेद जो हैं ये लेटर वैदिक पीरियड में हैं, और ये जो ऋग्वेद है ये ऋग्वैदिक पीरियड में है, जिससे हमको जानकारी किसके विषय में मिलती है, ऋग्वैदिक पीरियड के विषय में। तो इसकी जो डिटेलिंग है वो हम कल क्लास के टाइमिंग के अनुसार शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग कल फिर मिलिएगा, जहां पर हम ऋग्वेद की क्लास को अपने आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर